हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रचनाचारी पेपर 2। ठीक है, उसका जो आयुर्वेद पार्ट है उसका एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो। ठीक है, इसमें आपके सारे जो भी आयुर्वेद के टॉपिक्स हैं उसके सारे टॉपिक्स क्या हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्या है प्रिपरेशन के लिए कम टाइम बचे हैं, ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज होगी आपके पूरे आयुर्वेद पार्ट को रिवीजन करने के लिए। ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, कि आगे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स आपके आयुर्वेदा पार्ट में रचनाचारी पेपर 2, ठीक है, वो सारे क्या है आपके कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मेरे से पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग को मॉडर्न का भी वन शॉट चाहिए, ठीक है, रचनाचारी पेपर 2 के वन शॉट वीडियो मॉडर्न पार्ट का, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे, कोई पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए रहेंगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले पहले देख लेते हैं रचनाचारी पेपर 2। ठीक है, आयुर्वेद पार्ट आपके क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, टोटल आपको इसमें जो आयुर्वेद पार्ट है इसमें आपको 8 चैप्टर्स कवर अप करने हैं। कितने आपको 8 चैप्टर कवर अप करने हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आप देख लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रमाण शरीर। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है आपका कोष्ठ एवं आशय। ठीक है, आशय शरीर। ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका आता है शिरा शरीर। फोर्थ आता जाता है आपका धमनी शरीर। ठीक है, धमनी शरीर। फिफ्थ चैप्टर आ जाता है श्रोत शरीर। ठीक है, सिक्स चैप्टर की बात कर लेते हैं, आ जाएगा आपका कला शरीर। सेवन चैप्टर है आपका क्या कहते हैं इंद्रिय शरीर। ठीक है, इंद्रिय शरीर। और एट्थ देख लेते हैं, तो त्वचा है, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको इसको भी देख लेते हैं। और नाइन्थ एक और एक्स्ट्रा जो आपका चैप्टर है वो आपका है मर्म शरीर। ठीक है, यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं। आयुर्वेदा में आपके टोटल कितने हैं, 9 चैप्टर्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो आपको कवर अप करने हैं। कौन कौन से हैं, प्रमाण शरीर, कोष्ठ एवं आशय शरीर। ठीक है, सीरा शरीर, धमनी शरीर, श्रोत शरीर, कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर और मर्म शरीर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं सबसे पहला अध्याय। सबसे पहले जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका है कोष्ठ एवं आशय शरीर। ठीक है, कोष्ठ एवं आशय शरीर, इसकी टोटल क्या कहते हैं मार्किंग स्कीम के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले बताया गया है कोष्ठ शब्द की व्याख्या। ठीक है, क्या बताया गया ये देख लेते हैं। कोष्ठ शब्द का अर्थ संदूक या पेटी होता है। ठीक है, कोष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है, या तो संदूक या पेटी या बॉक्स की तरीके इसको बोला जाता है। ठीक है, उसका अर्थात क्या दिया, जिसमें कोई वस्तु या पदार्थ सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। इस अर्थ को आधार मानकर इस शरीर के मध्य भाग यानी ट्रंक को कोष्ठ कहा गया है। ठीक है, और उसके कार्य या महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग या कोष्ठ में कुछ महत्व के प्रत्यंग या ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे आमाशय, आंत्र, यकृत, वृक्क आदि सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है, कोष्ठ को क्या बताया गया, एक संदूक या पेटी बताया गया। ठीक है, और जो शरीर का आपका मध्य भाग होता है जिसको ट्रंक भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स रखे रहते हैं। ठीक है, ये क्या है उनके और उसके कार्य और उसके महत्व के अनुसार शरीर के इस मध्य भाग या कोष्ठ में कुछ महत्व के प्रत्यंग, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपके, ठीक है, वो रखे रहते हैं। इसके लिए क्या बोला जाता है, कोष्ठ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अवकाश या रिक्त स्थानों को कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी की कैविटी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, अंतरादि शरीर मध्य भाग इति। ठीक है, अर्थात क्या इसका आचार्य सुश्रुत ने कोष्ठ का पर्याय अंतरादि या शरीर मध्य थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इस दृष्टि में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आचार्य चरक ने महाश्रोतस, ठीक है, या एलिमेंट्री कैनाल और शरीर के मध्य भाग आदि को कोष्ठ के पर्याय माने। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है, अंतर आदि। ठीक है, इस हिसाब के बोलते हैं आचार्य सुश्रुत ने आपके कोष्ठ का जो पर्याय बोला है वो अंतर आदि बोला है। ठीक है, और आप जिसको बोला जाता है आपका शरीर के मध्य को भी बोल सकते हैं। आचार्य चरक ने महाश्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और शरीर का जो मध्य भाग है इसको क्या बोला है, कोष्ठ के पर्याय माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके आचार्य दामोदर शर्मा गौड़ ने के अनुसार कोष्ठ पद से उदर एवं उरो गुहा और अन्य के वहन करने वाले महाश्रोतस का ग्रहण किया गया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, जो कोष्ठ है कोष्ठ पद से उदर एवं उरो गुहा, ठीक है, और अन्य के वहन करने वाले महाश्रोतस जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसका ग्रहण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, परिपद शब्दार्थ शरीरम के अनुसार जिस कोष्ठ में शरीर अवयव पाए जाते हैं उसे आचार्य चरक सुश्रुत दलहन आदि के मध्य से अंतरादि शरीर मध्य भाग कहा गया है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें कि जिस कोष्ठ में शरीर अवयव पाए जाते हैं, ठीक है, जो वह रिक्त स्थान जिसमें शरीर अवयव पाए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है, कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, उसे ही आचार्य चरक सुश्रुत और दलहन और आदि आचार्यों ने के मत के अनुसार अंतरादि शरीर मध्य भाग को कहा गया। ठीक है, अंतरादि शरीर मध्य भाग को क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट श्लोक एक दिया है। ठीक है, ये देख लेते हैं, स्थानायानामी, ठीक है, पक्वाना मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुसफुस कोष्ठ इति विधीयते। ठीक है, चरक चिकित्सा स्थान में दिया हुआ है, क्या बताया गया ये देख लेते हैं, अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुसफुस, ये सभी अवयव जिस स्थान पर सुरक्षित रहते हैं वह कोष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये सारे जो भी ऑर्गन है, ठीक है, जिस स्थान पर सुरक्षित रखे गए हैं इसको क्या कहते हैं, कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया, आधुनिक दृष्टि से इसे ट्रंक कह सकते हैं। ठीक है, आधुनिक दृष्टि से क्या इसे ट्रंक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चरक द्वारा वर्णित महाश्रोतस यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और सुश्रुत द्वारा वर्णित अंतरादि या थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इन दोनों का बोध होता है। ठीक है, वो सारे क्या कोष्ठ के वर्णन थे। ठीक है, आइए डी पार्ट देख लेते हैं इसी में, जो कि आपके कोष्ठांग परिभाषा। ठीक है, क्या बताया गया है, कोष्ठ में स्थित अव्यय
को कोष्ठांग कहते हैं, ठीक है। तो कोष्ठ में जो भी अवयव रखे जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, कोष्ठांग कहेंगे, ठीक है। क्या क्या है, वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी, उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी, और श्रोणि गुहा जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है, में स्थित रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, इसमें जो भी आपके अवयव रखे हैं या अंग रखे हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग, कोष्ठांग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कोष्ठांगों की संख्या। सो कोष्ठांगों की संख्या क्या है, आचार्य चरक के अनुसार कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी है, 8 है, ठीक है। कितनी है आपकी, 15 है, 8 है, ठीक है। ये 15 और एक 8 है, ठीक है। सुश्रुत ने 8 मानी है, चरक ने कितनी मानी है, 15 मानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोष्ठांगों के नाम, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं कोष्ठांगों के नाम। सबसे पहले क्या है, आचार्य चरक के अनुसार, ठीक है, पंचदश कोश अंगानी तदुत्थान, ठीक है। तो कितने माने हैं चरक ने, 15 माने, ठीक है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो चरक ने बोला है क्या, नाभिश्च हृदयं च क्लोमं च यकृत च प्लीहा च वृक्कौ च बस्ति च पुरीधाराश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च अधरगुदं च क्षुधांत्र च, ठीक है, शूलांत्र च वपावहनं चेति, चरक शारीरिक स्थान में दिया, ठीक है। तो कोष्ठांगों के क्या क्या नाम बताएं। सबसे पहले आपका नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्कौ, बस्ति, पुरीधारा, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुदा, अधरगुदा, श्रुदांत, स्थूलांत और वपावन, ठीक है। तो अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो नाभि आपका हो गया अम्बिलिकस, हृदय हो गया आपका हार्ट, क्लोम हो गया आपका पैंक्रियास, यकृत हो गया लीवर, प्लीहा हो गया आपका स्प्लीन, ठीक है, वृक्क हो गया आपकी किडनी, बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, पूरी धारा यानी सीकम, आपका आमाशय हो गया स्टमक, पक्वाशय हो गया इंटेस्टाइन, उत्तरगुद हो गया रेक्टम, अधरगुद हो गया आपका एनस, श्रुदांत हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और स्थूलांत हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वपावन जो आपका हो गया मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से 15 कोष्ठांगों का वर्णन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या बताया, 8 बताएं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो क्या बताया गया, स्थानान्याम मानवी पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय फुस्फुस कोष्ठ इति विधीयते, चरक चिकित्सा में बताया गया। क्या क्या बताया गया ये देख लेते हैं। सबसे पहला है अमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक और फुस्फुस, ठीक है। तो ये 8 बताएं कोष्ठांग, ठीक है। मॉडर्न से अगर कोरिलेट कर ले हम लोग तो अमाशय आपका हो गया स्टमक, अग्नाशय हो गया आपका पैंक्रियास, पक्वाशय इंटेस्टाइन, ठीक है, मूत्राशय आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, रक्ताशय क्या होगा लीवर और स्प्लीन, ठीक है, और आपका हृदय हो गया तो हार्ट हो गया, उंडुक हो गया सीकम और फुस्फुस हो गया आपका लंग, ठीक है। तो ये आज क्या है कोष्ठांग आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कोष्ठ का हम लोग देख लें, ठीक है। तो इसी में बी टॉपिक है जो आपका आ जाता है अमाशय, ठीक है, जो है आपका अमाशय शरीर, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है अमाशय शब्द की व्याख्या, ठीक है। वहाँ कोष्ठ शब्द की व्याख्या देखे थे, यहाँ हम लोग अमाशय शब्द की व्याख्या देखेंगे। तो क्या बताया गया, सबसे पहला अमाशय का अर्थ होता है अधिष्ठान, ठीक है। अमाशय का अर्थ होता है अधिष्ठान, ठीक है, जिसमें कोई द्रव्य विशेष या वस्तु आश्रय लेकर रहता हो उसे क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, जिसमें कोई भी द्रव्य विशेष या वस्तु क्या आश्रय लेकर रहता हो उसे क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जो अवकाश युक्त अव्यय हो उन्हें आशय कहा जाता है, ठीक है। जो अवकाश युक्त अव्यय हो उन्हें क्या कहते हैं, आशय, जिसमें कैविटी होती है, ठीक है। जो भी अव्यय है आपके उसके अंदर कोई कैविटी है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आशय कहेंगे। शरीर के वे स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि का आधार हो उन्हें क्या कहते हैं, आशय कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया गया, शरीर के वे स्थान वो स्थान जो दोष धातु एवं मल मूत्र आदि, ठीक है, का आधार हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, आशय कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आशयों की संख्या, ठीक है। सो देखा जाए तो जो आशयों की संख्या है, ठीक है, वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मानी है, ठीक है। उनकी जो संख्या है वो अलग अलग मानी है। आइए देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशय की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। मगर क्या है स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा है जिसको बोलते हैं हम लोग एक, तो टोटल संख्या आपकी हो गई कितनी, 8 हो गई, ठीक है। सो जो आपके मेल में समझ लीजिए तो मेल में आपके 7 हो गए, स्त्रियों में एक एक्स्ट्रा मान लिया है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी, 8 हो गए, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या मेल के लिए आपका 7 हो गया और फीमेल के लिए आपका 8 हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बताया आचार्य वाग्भट के अनुसार, ठीक है। सो वाग्भट के अनुसार भी क्या है, 7 है, ठीक है, और स्त्रियों में एक अतिरिक्त है जिससे हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। ये 7 हो गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मान लिया है तो कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सेम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है आचार्य शारंगधर के अनुसार, ठीक है। आचार्य शारंगधर के अनुसार इन्होंने क्या है नॉर्मली 7 माने हैं, ठीक है। स्त्रियों में 7 तो है, 1 और 2 एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके, 10 हो गए, ठीक है। सो ये 7 हो गया, ठीक है, 7 इन जनरल मान लिया, 1 और 2, ठीक है, ये कितने हो गए आपके, 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। तो आचार्य जो शारंगधर है, ठीक है, इन्होंने आचार्यों की संख्या कितनी मानी है आपकी, 10 मानी है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो देख लें तो आचार्य काश्यप के अनुसार इन्होंने भी 7 मानी है और स्त्रियों में एक अतिरिक्त मान लिए, ठीक है। इससे टोटल कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। सो देख लें तो ये आपका 7 हो गया, ठीक है, एक अलग मान लिया तो कितने हो गया आपके, 8 हो गए, ठीक है। सो जो नॉर्मली जो एक एक्स्ट्रा माना गया, ठीक है, ये आपका माना गया गर्भाशय को, ठीक है। किसको माना गया, गर्भाशय को, ठीक है। और जो आचार्य शारंगधर ने माना, ठीक है, दो जो माना एक्स्ट्रा ये आपके स्तनाशय को माना है, ठीक है, ठीक है। सो इसके लिए जो आचार्य शारंगधर का हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। और बाकी सबने क्या है जो इन जनरल आपका 7 मान लिया आशय और एक गर्भाशय के साथ फीमेल में 8 मान लिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका बताया गया आशयों के नाम, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया, आशयस्तु वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रियां नाम, गर्भाशय, अष्टम इति, ठीक है। तो सुश्रुत सारी में बताया गया। क्या क्या बताया गया ये देख लेते हैं। सबसे पहले वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय, ठीक है। ये गर्भाशय आपका माना गया ओनली फीमेल में, ठीक है। अगर मॉडर्न से कोरिलेट कर ले तो वाताशय से आपका लंग समझा जाएगा, पित्ताशय से आपका पैंक्रियास या गॉल ब्लैडर, ठीक है। श्लेष्माशय से आपके प्लूरा या पेरिकार्डियम समझिए, ठीक है। रक्ताशय से आपका लीवर और स्प्लीन, आमाशय से आप स्टमक और इंटेस्टाइन आप पक्वाशय समझे, और मूत्राशय आपका यूरिनरी ब्लैडर, गर्भाशय आप
गर्भाशय से आप यूटेरस, ठीक है। इसी में एक नोट बताया गया जो आचार्य शारंगधर ने 2 आशय आशय स्त्रियों में और अधिक माने, ठीक है, जो कि आपके स्तनाशय, ठीक है, या मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया 7, 1 प्लस ए आपका गर्भाशय का हो गया और 2 जो हो गया आपका स्तनाशय, तो क्या हो गया आपके 10 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका एक और बताया आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने क्या बोला है सगर्भाशय और अगर्भाशय, ठीक है। अर्थात क्या होगा जिसके अंदर शून्य स्थान हो उसको क्या कहेंगे हम लोग सगर्भाशय, और जिसके अंदर शून्य स्थान न हो उसको क्या कहेंगे हम लोग अगर्भाशय, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। क्या बताया गया है जो सगर्भाशय, ठीक है, इसको बोला जाता है 2 डिवीजन में, महागर्भाशय और अल्प गर्भाशय, ठीक है। क्या बताया गया ये देख लेते हैं। जिसमें शून्य स्थान, ठीक है, शून्य स्थान अधिक हो, जैसे अमाशय, मूत्राशय आदि, ठीक है, तो जिसमें जो शून्य स्थान है वो आपका अधिक हो उसको क्या कहेंगे हम लोग महागर्भाशय, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें शून्य स्थान अल्प हो, जैसे वृक्क, मस्तिष्क आदि, ठीक है, तो जिसमें शून्य स्थान क्या हो गया अल्प होगा उसको क्या कहेंगे अल्प गर्भाशय, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में अगर्भाशय क्या बताया गया इसमें, जिसमें शून्य स्थान न हो, जैसे यकृत, लीहा और आदि ठोस अवयव, ठीक है। तो जो जैसे आपके ठोस अवयव हैं, ठीक है, जिसमें शून्य स्थान जरा भी नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग अगर्भाशय, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने जो आपका कोष्ठ एवं आशय शरीर है, ठीक है, इसका देख लिया गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका है कला शरीर, ठीक है। कला शरीर, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखना है, कला की परिभाषा, सप्त कलाओं का स्वरूप, उसकी स्थिति, भेद और प्रयोजन, ठीक है, भेद एवं प्रयोजन, ठीक है। अगर मार्किंग स्कीम के हिसाब से बात कर लें तो आपका जो कला शरीर है ये आपका 4 मार्क्स से आने वाला है, ठीक है, 4 मार्क्स वेटेज से आने वाला है। चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्या है कला की परिभाषा, ठीक है, क्या बताया गया है। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, कला खल्वपि, ठीक है, सप्त भवन्ति धात्वा आशय अंतर मर्यादा, ठीक है, सुश्रुत सारिस्तान में बताया गया। अर्थात क्या है इसका, शरीर में कलाएं 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो धातुएं और आशय इनके बीच की मर्यादा होती है, ठीक है। तो क्या बताया गया जो शरीर की कलाएं हैं, ठीक है, 7 प्रकार की होती हैं, और तथा ये क्या है जो धातुएं आपकी और आशय, ठीक है, इनके बीच की क्या मर्यादा या बॉर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया आपका आशय का अर्थ होता है जो कि होता है रिक्त स्थान, ठीक है। क्या बताया गया उस रिक्त स्थान में जो द्रव्य संचित होते हैं, ठीक है, जो आशय में आपके जो ये आपके द्रव्य संचित होते हैं उन्हीं के अनुसार उस आशय का नाम दिया जाता है, ठीक है, जैसे मूत्राशय, मलाशय, अमाशय आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया शरीर में 7 धातुएं होती हैं, उनसे ही पूर्वोक्त आशय बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, शरीर में जो 7 धातुएं होती हैं, ठीक है, उनसे क्या पूर्वोक्त क्या होता है आपके आशय बनते हैं। अतः धातु और आशय इनकी मर्यादा का सही अर्थ होगा धातु के अंदर या आशय के अनंत या अंदर अच्छागत आच्छादन करने वाली जो पतली रचना है वही कला है, ठीक है, जिसे हम अंतस्था कला या इनर कवरिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया जो आपके धातु और आशय के बीच की जो मर्यादा रहेगी, जो बॉर्डर रहेगा, ठीक है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे कला के हिसाब से बोलेंगे, इनर कवरिंग उसकी बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम, एंडोमेट्रियम, म्यूकस कोट ऑफ स्टमक आदि कला के ही प्रकार है, ठीक है। तो ये सब क्या है कला के प्रकार है। धातुओं से जो आशय बने, ठीक है, धातुओं से क्या है जो आशय बने, उन दोनों के बीच में जो क्लेद या लिक्विड है वह अपनी धातु अग्नि की उष्णता से पक होकर कला का रूप धारण करता है, ठीक है। तो क्या बताया सबसे पहले जो आशय आपके धातुओं से बने हैं, ठीक है, जो आशय आपके धातुओं से बने हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो क्लेद है, ठीक है, क्लेद है वो क्या है अपनी धातु अग्नि से क्या हो जाएगी उष्णता से पक हो जाएगी, ठीक है, और क्या बनाएगी कला का रूप धारण करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया कास्ट को काटने के जैसे उसमें के सार भाग निकलता है, ठीक है, यदि कोई कास्ट है, ठीक है, उसको काटेंगे हम लोग तो उसमें क्या उसका सार भाग निकलता है, वैसे यह धातुओं का रस है, इसे ही कला कहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये धातुओं का क्या है रस है और इसे क्या कहते हैं हम लोग कला कहते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कला का स्वरूप क्या बताया गया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया जैसे काष्ठ या लकड़ी को छीलने या काटने से सार भाग दिखाई देता है, वैसे ही मांस को छीलकर निकालने से धातु दिखाई देती है, ठीक है। बताया गया जैसे काष्ठ या कोई लकड़ी है उसको आप छीलेंगे तो उसको क्या बताएगा उसके अंदर का जो सार भाग है वो दिखाई देता है, वैसे अगर शरीर के मांस को छीलकर आप निकालते हैं तो क्या दिखाई देंगे धातु दिखाई देंगे, ठीक है। स्नायुओं, ठीक है, तंतुओं या फाइब्रस मेम्ब्रेन से ढके हुए और जरायु या झिल्ली सेरस मेम्ब्रेन से व्याप्त तथा श्लेष्मा या म्यूकस मेम्ब्रेन से वैशिष्ट या निर्मित भागों को क्या कहते हैं कला भाग कहते हैं, ठीक है। तो क्या है जो स्नायुओं से ढके हुए हैं, ठीक है, और जरायु या सेरस मेम्ब्रेन, ठीक है, से व्याप्त तथा श्लेष्मा या म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या है निर्मित होते हैं उसको क्या कहते हैं कला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार पतले रेशमी वस्त्र क्या बोला है पतले रेशमी वस्त्र के समान भिन्न भिन्न प्रकार की रचना वाली और सभी आशयों को अंदर से तथा बाहर से ढकने वाली झिल्ली उसे क्या कहते हैं कला कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया पतले रेशमी वस्त्र के समान या पतला है और रेशमी वस्त्र के समान होता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न प्रकार की रचना, ठीक है, रचना वाली और सभी आशयों के अंदर जो भी आशय आपके उसको बाहर से और उसके अंदर से ढकने वाली जो झिल्ली है उसको क्या कहेंगे हम लोग कला कहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है स्थान एवं कार्य के अनुसार इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया गया, ठीक है। जो आपके कला के स्थान है और उनके कार्य के हिसाब से उनके नामकरण हुए, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम आपका है माधरा कला, ठीक है, दूसरा आपका रक्त धरा कला, थर्ड है आपका मेद धरा कला, फोर्थ आपका श्लेष्म धरा कला, ठीक है, फिफ्थ है आपका पूरी धरा कला, सिक्स्थ आपका पित्त धरा कला, सेवंथ आपका शुक्र धरा कला, ठीक है। तो ये क्या आपकी 7 कलाएं हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं इसको मॉडर्न से रिलेट करेंगे तो जो माधरा कला है डीप फेशिया या इंटरमस्कुलर सेप्टा, ठीक है, रक्त धरा कला क्या है एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड साइनस इन द लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। मेद धरा क्या होता है ओमेंटम जो कि ग्रेटर टू लेसर ओमेंटम या मेसेंटरी फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्लेष्म धरा कला है साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट को बोला जाता है, पूरी धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। पित्त धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, शुक्र धरा कला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल, वासा डिफरेंशियल, ठीक है, एक्सेट्रा एंड ट्यूनिका वेजिनालिस इन स्क्रोटम, ठीक है। तो ये क्या है आपके कला है, ठीक है, उनके नाम है और उनके मॉडर्न से कोरिलेशन है। आगे देखते हैं एक ट्रिक है जो भी आपका इनका क्या सीक्वेंस में याद करने के लिए क्या है मा र मे श पू पी शु, ठीक है, क्या है मा र मे श
पू पीशु, ठीक है। तो माँ से क्या हो जाएगा आपका मास धरा कला, र से रक्त धरा कला, मे से मेद धरा कला, स से श्लेष्म धरा कला, पू से पुरुष धरा कला, पी से पित्त धरा कला और शु से शुक्र धरा कला, ठीक है। तो ये ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया आपका, कलाओं के भेद, स्थिति एवं प्रयोजन, ठीक है। सो जो आपके सातों जो कलाएं हैं, ठीक है, उनके भेद, वो सारे भेदों के क्या है, स्थिति कहाँ पे है और उनके प्रयोजन क्या है, ठीक है। सो एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बताया गया आपका है मासधरा कला, ठीक है। सो क्या बोला गया है, सो आचार्य सुश्रुत कहते हैं तासाम, ठीक है, प्रथमा मासधरा नाम यस्याम मासे शिरा स्नायु धमनी स्रोतसा व्रतात्मा भवंती, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताया। अर्थात क्या इसका है, इन 7 कलाओं में प्रथमा क्या है, मासधरा नामक कला है, ठीक है। जिस मासधरा के मास में शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों की शाखा प्रशाखाएं होती हैं, ठीक है। तो वह मासधरा, वह मास जिसमें आपकी शिरा स्नायु धमनी और स्रोतसों क्या है, शाखाएं और प्रशाखाएं या ब्रांचेस, ठीक है, वो होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मासधरा कला, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या आचार्य सुश्रुत कहते हैं, जिस प्रकार पंख युक्त या कीचड़ युक्त गंदा जल में कमलनाल के तंतु भूमि में चारों ओर फैले रहते हैं, ठीक है, या उसके ब्रांचेस बनाए रहते हैं, वैसे क्या मासधरा कला का आश्रय लेकर शिरा धमनी स्नायु एवं स्रोतस फैले रहते हैं, ठीक है। तो मास का क्या है, आश्रय लेकर क्या कहते हैं, शिरा धमनी स्नायु और उनके और स्रोतस जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, उनके फैले रहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रक्तधरा कला, ठीक है, क्या बताया गया है। सो आचार्य सुश्रुत कहते हैं द्वितीय रक्तधरा नाम मासस्य अभ्यंतरम तस्याम, ठीक है, शोणितम विशेषश्च शिराशु यकृत क्लियाश्च भवन्ति, ठीक है, आचार्य सुश्रुत चारिस्थान। क्या बोला गया इसमें, दूसरी कला का नाम है रक्तधरा, ठीक है, यह मांस के भीतर होती है, ठीक है। उसमें विशेषताएं शिराओं में और यकृत तथा प्लिया में रक्त होता है, ठीक है। उसमें विशेषताएं क्या है, शिराओं में और यकृत तथा प्लिया में क्या होते हैं, रक्त होते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, जैसे दूध वाले वृक्ष को प्रहार करने से दूध निकलता है, वैसे ही मांस पर क्षत करने से तुरंत रक्त निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका मेदधरा कला, ठीक है, क्या बताया गया है, सुश्रुत कहते हैं आचार्य सुश्रुत तृतीय मेदधरा नाम मेदो ही सर्वभूतानां मृदु स्तम मन्य स्थितुषु च मस्तु च मज्जा भवन्ति, ठीक है, आचार्य सुश्रुत। क्या अर्थ है, तीसरी मेदधरा नामक कला है, ठीक है। मेद प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में होती है, ठीक है, और बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है, ठीक है। तो जो छोटी अस्थियां उसमें क्या रहती हैं, ठीक है, जो उदर और छोटी अस्थियां उसमें क्या रहता है, मेद रहता है, और बड़ी अस्थियों में क्या आपका मज्जा रहती है, ठीक है। और क्या बताया गया, विशेषकर बड़ी अस्थियों के मध्य का आश्रय करके मज्जा होती है, और छोटी सब अस्थियों में जो मेद होता है वह सरक मेद कहलाता है। शुद्ध मांस का जो स्नेह है वह वसा कहलाता है, ठीक है। सो शुद्ध मांस का जो स्नेह क्या आपका वसा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ श्लेष्मधरा कला, क्या बताया गया। चतुर्थी श्लेष्मधरा कला सर्वसंधिषु प्राणभूतां भवन्ति शुशु तारिस्थान। क्या बताया गया, चौथी श्लेष्मधरा नामक कला है जो प्राणियों की सब संधियां या जॉइंट में रहती है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं आचार्य सुश्रुत, आगे है आगे कह रहे हैं कि जैसे अक्ष के ऊपर तैल लगाने से पहिया अच्छी तरह चलता है, ठीक है, वैसे ही श्लेष्मधरा कला से निकले हुए श्लेष्मा से लिप्त संधियां अच्छी तरह काम करती है, ठीक है। तो श्लेष्मा को आप साइनोविल के टाइप से समझ सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, आपकी जो संधियां हैं, ठीक है, या जॉइंट है, ठीक है, उनको क्या एक स्मूथनेस है, मीडियम प्रोवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पूरी धरा कला, ठीक है, क्या बताया गया, पंचमी पूरी धरा नाम यांत कोष्ठे मल विभजते, ठीक है, पकवाश है सुश्रुत आचार्य सुश्रुत तारिस्थान। नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, पांचवी पूरी धरा कला या मलधरा नामक कला है जो कोष के अंदर पकवाशय में स्थित मल का विभक्त करती है, ठीक है, वो क्या करती है, मल का विभाजन करती है। आगे क्या बोला गया, यकृत एवं कोष्ठस्थ अंगों के समीपवर्ती आंतरों में समाश्रित हुई मलधरा कला उंडुक स्थित मल को विभक्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिक्स्थ है पित्तधरा कला, क्या बताया गया, षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विध अन्नम पानम आशय या प्रच्युतम, ठीक है, पकवाशयो उपस्थिति धारयति सुश्रुत तारिस्थान। क्या बोला गया, छठी पित्तधरा नामक कला है जो अमाशय में से निकलकर पकवाशय की ओर जाने के लिए आए हुए उपभक्त चारों प्रकार के अन्नपान को धारण करती है, ठीक है। सो छठी जो कला है आपकी पित्तधरा कला, ठीक है। सो ये क्या होती है, ये अमाशय से निकलकर पकवाशय की ओर जाने के लिए आए हुए जो अन्न हुए, ठीक है, जो अन्य आपके आहार है, ठीक है, जो चारों प्रकार के होते हैं उनको क्या करती है, धारण करती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, मनुष्य की आंतरों में पहुंचा हुआ अति अशीत पूड़ी भात खादित लड्डू पीत दूध पानक, ठीक है, लीड़ रबड़ी चारों प्रकार का उपभक्त अन्न उचित काल में पित्त के तेज से जीर्ण हो जाता है, ठीक है, तथा शोषित भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सेवंथ है शुक्रधरा कला, ठीक है, क्या बताया गया ये देखते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं सप्तमी शुक्रधरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, ठीक है, अर्थात क्या इसका है, सातवीं शुक्रधरा नामक कला है जो सब प्राणियों के सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया, जैसे दूध में घी एवं ईख गन्ने में गुड़ व्याप्त होता है वैसे ही मनुष्य के शरीर में शुक्र व्याप्त होता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया देखते हैं। सो आगे कहते हैं सुश्रुत आचार्य बस्ती के द्वारा नीचे 2 अंगुल दक्षिण और वाम, ठीक है, पार्श्व में या स्थित शुक्रधरा कला में संचित पुरुष का शुक्र मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकलता है। प्रसन्न मन होकर स्त्री प्रसन्न करने वाले पुरुष के सर्व शरीर में रहने वाला शुक्र हर्ष के कारण प्रवृत्त होता है, ठीक है। मुख्य रूप से निम्न कलाओं का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपके जो भी क्या कहते हैं हृदय आवरण कला जो कि अभी पेरिकार्डियम है, ठीक है, इसके जो सारे वीडियो आएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर अप लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट क्या आपका जो आयुर्वेद एक्सपेक्टेड पेपर का पेपर 2 का, ठीक है, बस वही देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट में जाएंगे जो कि आपके पेरिकार्डियम हो गया, प्लूरा हो गया, पेरिटोनियम होगा और मेनिंजिस हो गया, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने कला शरीर भी देख लिया, ठीक है। सो हम लोग का क्या है आपका कोष्ठ एवं आशय शरीर हो गया और कला शरीर हो गया, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सो कला शरीर के बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो आपका है त्वक शरीर, ठीक है। क्या है त्वक शरीर, ठीक है। अगर मार्किंग के हिसाब से बात कर लें सो ये आपका आने वाला है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, जो एग्जाम में आएगा वो आपका 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो
तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इसका परिचय देख लेते हैं। क्या बताया गया, संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्श इंद्रियों का अधिष्ठान, ठीक है, जो संपूर्ण शरीर को ढकती है और जो आपके स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान है वो क्या होता है, त्वक होता है, ठीक है, या त्वचा होती है। यही स्वेद व स्रोतस एवं लोमकूपों का आश्रय होता है, ठीक है, यही क्या है आपका श्वेत व स्रोतस है और जो आपके लोमकूप है, ठीक है, उनका क्या होता है, आश्रय होता है। त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय या ज्ञान इंद्रिय है, ठीक है, जो त्वचा है अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसकी परिभाषा दी हुई है, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर के सर्वप्रथम दिखाई देने वाला अंग त्वचा है, ठीक है। क्या बताया गया, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग, ठीक है, उनको क्या है, बाहर से आवृत या ढकने वाला, ठीक है, और शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला क्या आपका है, त्वचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, इसकी उत्पत्ति क्या बोला गया, ये देख लेते हैं। जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है, ठीक है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र शोणित के अभिपाच्य, ठीक है, या एक्टिविटीज या प्रोसेसेस आफ्टर कंसेप्शन से त्वचा बनती है। 7 त्वचाएं होती है, कितनी होती है, आचार्य सुश्रुत ने बोला 7 त्वचाएं का वर्णन किया है, ठीक है। तो क्या बताया गया, जैसे दूध के उबलने से क्या बनती है, मलाई बनती है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है, जो शुक्र शोणित का वो होता है, संयोग होता है, ठीक है, उसके अभिपाच्य से या एक्टिविटीज से, ठीक है, उससे क्या बनती है, आपकी त्वचा बनती है, ठीक है। आइए इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया, इसका स्वरूप बताया गया। यह त्वचा अनेक वर्ण की है, ठीक है, त्वचा क्या होती है, अनेक वर्ण की होती है। कृष्ण, श्याम, श्वेत, रक्त, पीत, ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके कलर्स हो गए, ठीक है। त्वचा मृदु, कठिन, खुरदुरी, अधिक केशयुक्त, अल्प केशयुक्त या रोमयुक्त, स्निग्ध, रुक्ष स्वभावतः, शीत या उष्ण, पतली या मोटी होती है, ठीक है। तो ये क्या बताया गया, त्वचा के गुण बताया गया, ठीक है, किस प्रकार की होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत में क्या होता है, जो त्वचा की मोटाई है प्रत्येक स्थान पर क्या एक सी नहीं होती, अलग अलग होती है। मांसतल स्थानों पर जैसे नितंब, उदर, मान्या, स्कंद आदि स्थानों पर वह अधिक मोटी होती है, कहीं कहीं पर पतली होती है, जैसे हस्त का पृष्ठ भाग आदि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसकी संख्या, प्रकार और भेद, ठीक है, लेयर्स ऑफ स्किन। तो क्या बताया गया, आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचाओं के 7 स्तर बनते हैं, ठीक है, अर्थात त्वचाएं 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम आपकी है अवभासिनी, ठीक है, क्या है अवभासिनी, क्या बताया गया, प्रथम अवभासिनी नामक त्वचा होती है, ठीक है, जो सब वर्णों को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है, ठीक है। क्या बोला गया, सबसे पहले क्या आपकी त्वचा की लेयर है, जो है अवभासिनी, ठीक है, जो क्या है, सब वर्णों को प्रकट करती है, जो भी आपके जितने भी कलर से और सबको प्रकट करती है और 5 प्रकार की जो छाया होती है, ठीक है, उसको क्या करती है, प्रकाशित करती है। वह चावल के जो 18वें भाग के समान मोटी होती है, ठीक है। तो क्या है, आपके चावल के जो 18वें भाग है, ठीक है, उसके समान क्या होती है, मोटी होती है। इस त्वचा में सिंध, ठीक है, और पंचकंटक आदि रोग होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रोग होते हैं वासिनी त्वचा में, तो क्या है, सिदम और पंचकंडक, ठीक है। तो ये क्या आपके रोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी लोहिता, ठीक है, क्या बताया गया, दूसरी त्वचा लोहिता नाम की है। वह चावल के 16वें भाग, ठीक है, कौन से भाग, 16वें भाग के बराबर मोटी होती है। इसमें तिल, कालक, नयच्छ और व्यंग आदि रोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तिल, कालक, नयच्छ और व्यंग, ठीक है, और क्या 16वें भाग की बराबर मोटी होती है, दूसरी त्वचा होती है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं आपके श्वेता, ठीक है। सो क्या बताया गया इसमें, तीसरी त्वचा श्वेता है, वह चावल के 12वें भाग के बराबर मोटी हो जाती है। उसमें चर्मदल, जल, गलिका और मशक का स्थान होता है, ठीक है। तो ये क्या आपके श्वेत त्वचा के बारे में बताया, ठीक है, वो क्या है आपके 12वें भाग चावल के मोटी होती है, ठीक है, और ये सारे उसमें रोग बताए गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है जो है ताम्र, ठीक है, ताम्र त्वचा। सो चौथी जो त्वचा आपकी है ताम्रा, ठीक है, क्या बताया गया, चौथी त्वचा ताम्रा नाम की है। ये वह चावल के 8वें भाग के बराबर मोटी होती है, ठीक है, क्या है आपके चावल के 8वें भाग के बराबर मोटी होती है। इसमें अनेक प्रकार के किलास और कुष्ठ रोग होते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के आपके किलास और कुष्ठ रोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके वेदनी त्वचा है, ठीक है, क्या बताया गया, 5वीं वेदनी नामक की त्वचा है, वह चावल के 5वें भाग के बराबर मोटी होती है। इसमें कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं, ठीक है, क्या है इसमें आपके कुष्ठ और विसर्प रोग होते हैं, ठीक है। छठी जो त्वचा आप देख लेते हैं रोहिणी है, षष्ठी रोहिणी त्वचा है, वो चावल के बराबर मोटी होती है, ठीक है, क्या है चावल के बराबर मोटी होती है। इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद और शलीपद और गंड आदि रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो आपकी 7वीं है, ठीक है, जो आपकी माधरा कला, क्या बताया गया है, 7वां माधरा कला है। इसकी मोटाई 2 चावल के बराबर होती है, ठीक है। इसमें भगंदर या फिस्टुला, विद्रद्री या एब्सिसस और अर्श या पाइल्स आदि रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में आगे आपका आचार्य चरक के अनुसार त्वचाएं 6 प्रकार की होती है, ठीक है। तो सुश्रुत ने कितने माने हैं, 7 प्रकार माने, और आपके चरक ने कितने माने, 6 प्रकार माने, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्या आपका उदक धरा, फिर अश्विक धरा, फिर सिद्म किलास, ठीक है, दृष्टिकुष्ठ, ठीक है, अलजी और विद्रदी और षष्ठी त्वचा, ठीक है। आइए के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, जो जल को धारण करती है वह त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उदक धरा कला, ठीक है। जो रक्त को धारण करने वाली होती है उसको क्या कहते हैं, अश्रिक धरा कला, ठीक है। जो सिद्म और किलास को धारण करने वाली होती है, ठीक है, उसको ये बोलते हैं। और जो धद्रुकुश की उत्पत्ति का स्थान है उसको क्या कहते हैं, चौथी धरा, ठीक है, चौथी। जो अलजली और विद्रदी है की उत्पत्ति का स्थान है उसको 5वीं त्वचा कहते हैं, ठीक है। और जो षष्ठी त्वचा होती है क्या है, वह है जिससे काटने या काटने में ऐसा अंधेरा छा जाता है जैसे अंधे के सामने छाया अंधेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताइए, इस त्वचा के आश्रयभूत काली, लाल, स्थूल मूल वाली अत्यंत दूषित कुस्सियां पर्वों पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, त्वचा का प्रयोजन देख लेते हैं, ठीक है। क्या बताया गया है, त्वचा पंचभौतिक है, ठीक है। त्वचा में 5 भूतों के लक्षण या गुण दिखने से हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं। त्वचा या स्पर्श का ज्ञान कराने वाला इंद्रिय है। स्पर्श ज्ञान वायु से ही होता है। उसमें जो प्रभाव, वर्ण आदि है वे अग्रिस तत्व से बने हैं, ठीक है। त्वचा में जो
अनगिनत छिद्र तथा रोमकूप है वे आकाशीय हैं, उसमें रस, रक्त, लसिका, स्वेद आदि रहते हैं। ये सब क्या है, आप तत्व से बने हैं, जो कि आपके जल से है। तथा चर्म, केश, रोम, चमचू ये क्या है, पार्थिव है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, त्वचा के प्रयोजन के बारे में या उसके पंचभौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया। सो नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आपके त्वचा के कार्य। ठीक है, क्या बताया गया, शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, शीत, इनका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता रहता है। ठीक है, उन सबसे शरीर की रक्षा करने, इस संरक्षण आच्छादन का कार्य है। शरीर की तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना, स्पर्श ज्ञान, शीत उष्ण आदि का ज्ञान कराना। ठीक है, शोषण करना, त्वचा में स्थित असंख्य छिद्रों द्वारा त्वचा पर लगाए गए स्निग्ध और द्रव्य रूप द्रव्य का अनंत ग्रहण किया जाता है। ठीक है, श्रवण करना, त्वचा की स्नेह ग्रंथियों में से स्निग्ध द्रव्य पदार्थ का श्रवण होता रहता है, जिससे त्वचा को स्निग्ध रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निस्सरण करना, स्वेद रूपी मल का निस्सरण त्वचा करती है। ठीक है, तो ये क्या आपके त्वचा के कार्य बताए गए। ठीक है, इसके बाद इसका मॉडर्न कोरिलेशन जो कि आपका स्किन से है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मॉडर्न के जो वन शॉट वीडियो होंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, तो विद दिस आपका क्या कहते हैं, जो त्वक शारीर का जो चैप्टर था, ठीक है, टॉपिक था, ये समाप्त होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे देखते हैं। सो रचना शरीर पेपर 2 में जो आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक तो देखते हैं हम लोग इंद्रिय विज्ञान शारीर है। ठीक है, सो इसका अगर हम लोग मार्किंग देख लेते हैं तो ये भी आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, छोटा सा टॉपिक है। इसके परिचय देख लेते हैं, क्या बताया गया, संपूर्ण शरीर के लिए विषयों का ग्रहण एवं परित्याग इंद्रियों द्वारा ही होता है। ठीक है, क्या बताएगा, जो शरीर संपूर्ण शरीर के लिए क्या है, विषयों का जो ग्रहण एवं उसका परित्याग इंद्रियों द्वारा ही होता है। कोई भी कार्य करने वाला प्रत्यंग या किसी वस्तु का सार भाग प्राप्त करने वाला प्रत्यंग ही इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, इंद्रिय शब्द की निरुक्ति। ठीक है, इंद्रिय शब्द की निरुक्ति कैसे हुई, क्या बोला गया, इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रियम। ठीक है, क्या अर्थात है, यहाँ इंद्रिय शब्द से इंद्र आत्मा एवं उसके साधन रूप विषयों का आभास होता है। ठीक है, आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति के संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आत्मा को शरीर रूपी संपत्ति के संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण इंद्र कहा जाता है। ठीक है, एवं आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाले साधन को क्या कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो आत्मा की सत्ता का ज्ञान कराने वाला साधन होता है उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इंद्रियों की उत्पत्ति। ठीक है, तो क्या बताया गया है, जो आपकी सृष्टि उत्पत्ति है उससे बताया गया, अव्यक्त अव्यक्त से महान होता है। ठीक है, उससे अहंकार होते हैं। ठीक है, जो कि आपके होते हैं सात्विक, रासिक और तामसिक। ठीक है, जो सात्विक होते हैं इसको क्या कहते हैं, वैकारिक कहते हैं, रासिक आपका तेजस हो गया और तामस क्या हो गया आपका भूतादि। ठीक है, तो वैकारिक जिसको बोले सात्विक और रासिक से आपका 11 इंद्रिय बनती है। ठीक है, जो कि आपके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय। ठीक है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय होगी, 5 कर्मेंद्रिय होगी और 1 उभयेंद्रिय होगी। ठीक है, और जो आपके राजस और तामस से आपके 5 तन्मात्रा बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्रा है। ठीक है, इनसे आपका पंचमहाभूत बनता है, जो कि आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट। ये जो 11 इंद्रियाँ, ठीक है, इसके बारे में एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या आपका ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी है, श्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रस इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या ज्ञान इंद्रियों के विषय, क्या बताया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, क्या है, ज्ञान इंद्रियों के विषय है, अर्थात क्या है सबका, शब्द मतलब सुनना, स्पर्श मतलब स्पर्श को जानना, रूप मतलब देखना, रस मतलब रसों का ज्ञान, गंध मतलब गंध का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका कर्म इंद्रिय, क्या बताया गया, वाग, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। क्या है, वाग, पानी, पाद, वायु और उपस्थ। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया कर्म इंद्रियों के विषय। ठीक है, क्या बोले गए, वचन, आदान, विहरण, विसर्ग और आनंद। ठीक है, अर्थात क्या है, वचन अर्थात बोलना, आदान मतलब ग्रहण करना, विहरण मतलब चलना, विसर्ग मतलब मल विसर्जन और आनंद मतलब मूत्र शुक्र विसर्जन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है उभय इंद्रिय। ठीक है, इसको क्या बताया गया, मन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या है, मन के विषय देख लेते हैं। आइए, ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदना के अनुकूल वह मन कर्म इंद्रियों से क्रिया करवाता है। ठीक है, क्या बोला है, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो संवेदना है, ठीक है, उसके अनुकूल क्या है, वह कर्म इंद्रियों के द्वारा क्या करवाता है, इसका कार्य या क्रिया करवाता है। इस प्रकार 10 इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, कर्म इंद्रिय तथा ज्ञान इंद्रिय दोनों पे क्या है, मन का नियंत्रण रहता है। मन का मूल स्थान क्या है, अधिष्ठान हृदय है। मन के कार्य करने का स्थान क्या है, सिर होता है। मन का संचालन करने का स्थान क्या है, सर्व शरीर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक है आपका इंद्रिय पंचवचन का वर्णन। ठीक है, आप पदार्थ विज्ञान में भी आप देख लिए होंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। पंच इंद्रिया कौन कौन सी होती है आपकी, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसना और घ्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, पंच इंद्रिय द्रव्य क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंच इंद्रिय अधिष्ठान क्या क्या होता है, कर्णों, त्वक, अक्षिणी, जीवा और नासिका। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, पंच इंद्रिय के अर्थ कौन कौन से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, फिफ्थ जो आपका है इंद्रिय पंच इंद्रिय की बुद्धि क्या क्या है, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। ठीक है, तो ये उसी के आधार पर आपका टेबल दे दिया है। ठीक है, ये इंद्रियां हो गई, इनकी इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय अर्थ और इंद्रिय की बुद्धि। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइटिंग में लिखा है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो इसी से जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था इंद्रिय विज्ञान इंद्रिय शारीर, ठीक है, समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आगे के चैप्टर्स क्या है। ठीक है, सो रचना शरीर पेपर 2 में जो आगे के हैं आपके चैप्टर्स वो हैं शीरा, धमनी और श्रोत्र शरीर। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहले वर्णन होगा आपका शीरा शरीर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शीरा की व्याख्या देख लेते हैं, सरनाथ शीरा। ठीक है, क्या है, सरनाथ शीरा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अर्थात क्या है, द्रव्य द्रव्य वहन करने के कारण उसे शीरा कहते हैं। ठीक है, द्रव्य यानी लिक्विड, लिक्विड द्रव्य या सब्सटेंस का जो वहन करने के कारण क्या कहते हैं, उसको शीरा कहते हैं। ठीक है, शरीर की वह सभी नलियां, ठीक है, या ट्यूब्स जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हुई अपने केंद्र या स्थान या नाभि हृदय तक पहुंचती हैं, उसे शीरा कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात
क्या बताया गया, शरीर की वो सारी नलियाँ या ट्यूब्स, ठीक है, वो सारी ट्यूब जो धातु का पोषण करने के बाद, ठीक है, कर चुकी हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करती हैं, अपने पुनः जो उनका केंद्र है, केंद्र स्थान है, जिसको नाभि बोल सकते हैं, हृदय बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पहुँचती है, उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है, उसे क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं, ठीक है। इसका मॉडर्न में डेफिनेशन देख लेते हैं। वेन्स बोला जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स दैट कन्वेज ब्लड फ्रॉम टिश्यू बैक टू द हार्ट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। और ब्लड वेसल्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वेन्स कहेंगे, या आयुर्वेद में शिरा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी में क्या है, शिरा का स्वरूप। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जैसे जल हरिणियों द्वारा उपवन और क्यारियों व छोटे जलमार्गों द्वारा क्षेत्र या खेत का संचित और पोषण होता है, उसी प्रकार शिराओं के आकुंचन या कंस्ट्रिक्शन और प्रसारण या डायलेशन द्वारा शरीर के का उपस्नयन और परिपालन होता है, ठीक है। वृक्षों के पत्तों की सविनिया के समान शिराएं फैली हुई होती हैं, ठीक है। इन शिराओं का मूल स्थान नाभि है, नाभि से ये सभी शिराएं ऊपर, तिरछे या आसपास और नीचे की ओर क्या है, फैलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, क्या बोला गया, नाभि मूलम, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। अर्थात क्या है, शिराओं का मूल स्थान क्या है, नाभि है। प्राणियों के शरीर में जितनी शिराएं उत्पन्न होती हैं वे सभी क्या है, नाभियों से संबंध रखती हुई चारों ओर फैलती हैं, ठीक है। प्राणियों के प्राण नाभि में स्थित होते हैं और प्राणों पर नाभि आश्रित है। जैसे पहिए का मध्य भाग आरों से आवृत या घिरा रहता है, वैसे ही शिराओं से क्या है, नाभि घिरी हुई रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्या बताया गया, यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ है रक्त, ठीक है, क्योंकि नाभि के द्वारा ही रक्त का संवहन या अवस्था में हुआ करता है, ठीक है। इसी रक्त संवहन या फीटल सर्कुलेशन पर भ्रूण या एम्ब्रियो का शरीर निर्भर होता है। यदि रक्त संवहन रुक जाए तो भ्रूण भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शिरा की संख्या क्या बताई गई है, सप्तशिरा सतनी, ठीक है, सतानी भवंती, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। क्या बोला गया, शिराएं 700 होती हैं, ठीक है, क्या बताया गया, इनमें मूल शिराएं 40 होती हैं। तो शिराएं कितनी होती हैं, 700 होती हैं, मगर मूल शिराएं कितनी होती हैं, इनकी 40 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया, प्रकार और भेद, ठीक है, शाखा प्रशाखाओं का वर्णन। सो चलिए देखते हैं। जैसे क्या है, शिराओं के 4 विभाग किए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से, वात व शिरा, पित्त व शिरा, कफ व शिरा और रक्त व शिरा, ठीक है। वात व शिरा आपके 10 हो गए, पित्त व 10 हो गए, कफ व 10 हो गए और रक्त व 10 हो गए। तो कुल मूल शिराएं कितनी होगी, 40 हो गई, जो ग्रुप आपको बताया गया था, ठीक है। पुनः क्या है, पुनः शाखाओं में विभक्त होते हैं, ठीक है। तो वात व कितने हो गए, 175, पित्त व कितने हो गए, 175, कफ व कितने हो गए, 175, रक्त कितने हो गए, 175। सो कुल शिराएं कितने हो गए आपकी, 700 हो गए, ठीक है। वहीं आगे देख लें, तड़ंगों के अनुसार शिराओं के विभाजन, ठीक है, क्या बताया गया है, शाखाओं में कितने हो गए, 25 × 4, ठीक है। एक शाखा में कितनी होगी आपकी, 25, ठीक है, इंटू 4 हो गए, क्या हो गए, 100, ठीक है। सो 40 × 4, ठीक है, क्योंकि 4 प्रकार के मूल शिराएं, ठीक है, तो क्या हो गए, 400 हो गए, वात हुआ, पित्त हुआ, कफ हुआ, रक्त हुआ। वहीं मध्य शरीर में देख ले तो क्या हो गए, 34 है, तो 34 × 4 हो गए, 136 वात हुआ, 1, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्या ऊर्ध्व जत्रु, तो क्या हो गया आपके 41, तो 41 × 4 करें तो 164, ठीक है। तो कुल शिराएं कितनी होगी, 175, इसको इंटू करेंगे 4 से कितने हो गए आपके, 700, ठीक है। तो टोटल शिराएं क्या हो गई आपके, 700, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट इसी में आपको बताया गया शिराओं का वर्ण, ठीक है, क्या बताया गया, वात हुआ क्या होता है, अरुण वर्ण की होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वायु से भरी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पित्त हुआ क्या होता है, नील वर्ण की होती है, ये क्या होती है, उष्ण होती है, ठीक है, इसलिए होती है। नेक्स्ट क्या, कफ हुआ श्वेत वर्ण की होती है, क्यों, क्योंकि ये शीत होती है। रक्त हुआ रोहिणी या रक्त वर्ण की होती है, न अति उष्ण होती है न अति शीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या बताया गया आपका है, सातवां है शिराओं का सर्ववहत, ठीक है, क्या बोला गया, देखा जाए तो वातादि प्रधान स्थानों में वातादि दोषवाहक शिराओं को वातादि का पोषण होने से वातवाहिनी या पित्तवाहिनी या कफवाहिनी या रक्तवाहिनी आदि नाम दिए गए, ठीक है। फिर भी प्रत्येक शिरा केवल वात पित्त कफ का ही वहन नहीं करती, किंतु शिराएं प्रत्येक दोष एवं रक्त के पोषक रस का वहन करती है, इसी कारण इन्हें सर्ववाहक कहा जाता है, ठीक है। सभी शिराएं अपने अपने स्थान में होती वही कार्य करती है, किंतु दोष सर्व शरीर में व्याप्त है, अतः जब किसी दोष का प्रकोप होता है तब वह दोष प्रत्येक शिरा द्वारा वहन कर स्थान विशेष में विकार उत्पन्न करता है, ठीक है, इसी कारण इनका क्या है, सर्वत्र सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं शिराओं के कार्य, ठीक है, या कर्म। तो क्या 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कर्म होता है, एक वैकृतिक कर्म होता है, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, वात व शिराओं के प्राकृतिक कर्म क्या बताया गया, शुद्ध वायु अपनी शिराओं में अच्छी तरह से संचार करे तो समस्त क्रियाएं यथा योग्य होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसी में, इसका वैकृतिक कर्म क्या बताया गया, कुपित वायु से अनेक प्रकार के वायु रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे संधि शूल या जॉइंट पे अपचन या इंडाइजेशन आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, पित्त व शिराओं के प्राकृत और वैकृत कर्म, ठीक है। तो प्राकृत देख लेते हैं, शुद्ध पित्त अपनी शिराओं में संचार करें तो अन्न में रुचि, जठराग्नि की प्रबलता, क्रांति और क्या आपका निरोगता आदि गुण होते हैं, ठीक है। वैकृत कर्म क्या है, कुपित पित्त से अनेक प्रकार के पित्तजन्य रोग हो जाते हैं, जैसे अम्ल पित्त, एसिडिटी, कंडू या इचिंग आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कफ व शिराओं के प्राकृत कर्म, ठीक है, और वैकृत, ठीक है। प्राकृत क्या बताएगा, शुद्ध व कफ अपनी शिराओं में संचार करें तो अंगों में स्निग्धता, संधियों में स्थिरता, उत्साह, दृढ़ता आदि गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। वैकृत कर्म देख लेते हैं। सो वैकृत कर्म क्या बताया गया है, वैकृत कर्म कुपित कफ के अनेक प्रकार के कफजन्य रोग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे क्या अरुचि या एनोरेक्सिया, नींद अधिक आना, ठीक है। जो फोर्थ आपका है रक्त व शिराओं के प्राकृत तथा वैकृत कर्म क्या बताया गया है, शुद्ध रक्त शिराओं में संचार करे तो सब धातु की पूर्णता और सुंदर रूप आदि गुण होते हैं, ठीक है। वैकृत कर्म देख लेते हैं, कुपित व रक्त अनेक प्रकार से रक्तजन्य रोग पैदा करता है, ठीक है, जैसे क्या आपके हैं रक्तपित या गाउट हो गया, रक्तचाप का बढ़ना या हाइपरटेंशन आदि, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके प्राकृत और वैकृत कर्म, ठीक है, शिराओं के। नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक है अवैध शिराएं, ठीक है। अवैध शिराएं मतलब वह शिराएं जिनका छेदन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या बताया गया, शरीर में कुछ ऐसी शिराएं भी हैं जिनका वेदन या पंचर और कट होने से मृत्यु अथवा विकलता होती है, ठीक है। अधिकतर ये शिराएं मर्म स्थानों से संबंधित होती हैं, अतः वेदन करते समय इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्या है, अवैध शिराओं की संख्या कितनी होती है,
ये बताया गया आपका 98 होती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं षडंगों के अनुसार। तो शाखाओं में कितनी है? 16 है, मध्य शरीर में आपकी 32 है, ऊर्ध्व जठर में कितनी आपकी 50 है, कुल कितनी होगी आपकी 98, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने शीरा शारीर देख लिया, ठीक है। अब इसके पार्ट 2 में आ जाते हैं, जो कि आपका आ जाएगा धमनी शारीर, ठीक है। सो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, आइए देख के कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है धमनी की व्याख्या, ठीक है। क्या बताया गया? दमनाथ दमनीय, ठीक है, अर्थात क्या है? जो दमन या स्पंदन गति का स्पर्श होता होना करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व शरीरगत ले जाती है, वो क्या धमनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियां कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है? हृदय से जो भी आपकी आर्टरी, जो भी आपके ब्रांचेस निकल रहे हैं, ट्यूब टाइप निकल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी धमनियां कहलाती हैं, ठीक है। मॉडर्न टर्म में देख लें, आर्टरी अ ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्टरी, या आयुर्वेद में बोलेंगे धमनी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्या स्वरूप क्या बताया गया? वायु से पूर्ण होती है, ठीक है। धमनी या स्पंदन युक्त होती है, हृदय से संबंधित होना, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं इसके उत्पत्ति स्थान। तो क्या बताया गया? नाभि से उत्पन्न होने वाली 24 धमनियां होती है, ठीक है। तो उत्पत्ति और स्थान संख्या भी बता गई है। तो धमनी कितनी होती है आपकी? 24 होती है, ठीक है। और कहाँ से उत्पन्न होती है आपकी? नाभि से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? बताया गया नाभि, ठीक है। गर्भ की स्थिति में क्या होती है? नाभि अम्बिकस, ठीक है। जन्म के पश्चात क्या हो जाती है आपकी? हृदय, ठीक है। संख्या लिख लेते हैं। नाभि से उत्पन्न होने वाली कितनी होती है आपकी? 24 धमनियां होती है, ठीक है। फिर देख लेते हैं प्रकार या भेद, शाखाओं प्रशाखाओं का वर्णन, ठीक है। सो क्या बताया गया है? ऊर्ध्वगामी धमनियां, ठीक है, नाभि से ऊपर जाने वाली कितनी? 10 है। अधोगामी धमनियां नाभि से नीचे जाने वाली कितनी? भी 10 है। तिर्यकगामी धमनियां क्या? नाभि से तिर्यक जाने वाली जो कि आपकी 4 है। तो टोटल कितनी होगी आपकी? 24 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं इसी में इसके कार्य क्या है। सो क्या बताया गया? सबसे पहले ऊर्ध्वगामी धमनियां, ठीक है, इनके कार्य क्या बताया गया? शब्द स्पर्श रूप रस गंध उच्छ्वास जमाई छींक रोना हंसना आदि का अभिवहन करती हुई शरीर को धारण करती है, ठीक है। तो ये बताया गया। नेक्स्ट क्या आपका है? अधोगामी धमनियां क्या बोला गया? वात मूत्र मल शुक्र आर्तव आदि का अधोगमन वहन करना, ठीक है। ये बताया गया आपका अधोगामी धमनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका तिर्यकगामी धमनियां, इनका कार्य क्या है? इनका शरीर में जाली की तरह जाल फैला हुआ होता है। इनके अंतिम सिरे लोमकूपोल से संबंधित होते हैं, जिनके द्वारा यह श्वेत का वहन करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है आपका? श्वेत का वहन करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि धमनी शरीर था, ठीक है, वो भी समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका नेक्स्ट है जो कि आपका है स्रोतस शरीर, ठीक है। स्रोतस शरीर, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या क्या बताया गया? श्रवणात् श्रोतांसी, ठीक है। श्रवणात् श्रोतांसी अर्थात क्या? शरीर के वे सभी भाग जहाँ श्रवण या गति क्रिया होती है वे क्या है? स्रोतस होते हैं। जिससे स्राव निकलता हो वही क्या होता है? स्रोतस होता है, ठीक है। अर्थात क्या बताया गया? स्रोत शब्द का अर्थ है एक मिट्टी के घड़े या मटके के उदाहरण से समझा जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार घड़े के अंदर से पानी खींच कर या रीस कर ऊस कर बाहर निकलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल्स के अंदर पदार्थों का श्रवण किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार अंगुली या फिंगर के को सुई या नीडल द्वारा चुभाने प्रिक से रक्त बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है, क्योंकि रक्त असंख्य छोटे छोटे छिद्रों में बटा हुआ होता है, ठीक है, न कि एक नदी या नदी की तरफ बहता है जैसे कि शिराओं के अंदर होता है, ठीक है। तो अलग अलग इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो आइए देख लेते हैं स्रोतस को। जो रिक्त रचना है, ठीक है, या सॉफ्ट और हॉलो स्ट्रक्चर शरीर में किसी वस्तु को देशांतर में पहुंचाने के लिए वहन करती है, वो क्या होती है? स्रोतस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? पुरुष के जितने भी मूर्तिमान या द्रव्यमान वाले भाव विशेष या वस्तु हैं, उतने ही क्या है इस पुरुष में स्रोतस के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? स्रोतस कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या बताया गया? आकाश महाभूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से आकाश युक्त उन दृश्य या अदृश्य शरीर अवयवों को क्या कहते हैं हम लोग? स्रोतस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं स्रोतस के स्वरूप क्या बताया गया? जिस धातु के जो स्रोतस होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले, ठीक है, गोले मोटे, ठीक है, गोल मोटे सूक्ष्म और आकृति में लंबी तथा लता के समान होते हैं, ठीक है। अर्थात लताओं चारों तरफ फैलकर अपनी शाखा प्रशाखाओं से व्याप्त होती है, ठीक है। उसी प्रकार स्रोतस भी अपनी शाखा एवं प्रशाखाओं से सारे शरीर में व्याप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखा गया है? नेक्स्ट है आपका स्रोतसों की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन क्या बताया गया? ये देखते हैं। स्रोतस की उत्पत्ति में आकाश महाभूत प्रमुख है, ठीक है, क्योंकि अवकाश युक्त होता है, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति के कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोतस या विभिन्न, ठीक है, विभक्त अव्यय पंचमहाभूतों से बने हैं, ठीक है। और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत की अधिकता होती है। इसलिए स्रोतस का संगठन पंचम आकाश प्रमुख तथा अन्य पृथ्वी आप तेज वायु क्या है? महाभूत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया? स्रोतस के पर्याय क्या क्या बोले गए? श्रोतांशी या चैनल ओपनिंग पैसेज, ठीक है, मॉडर्न टर्म में सीधा धमनी रसायन, ठीक है, रसवाहिनी नाड़िय पन्नाट, ठीक है, मार्गा शरीर छिद्र दानी, ठीक है, और समृता असमृता स्थानानी आशय, ठीक है, निकेत और शरीर दत्त आकांक्षा लक्षण आया, ठीक है। सो मॉडर्न को रिलेशन कर ले तो आपके चैनल हो गए, ओपनिंग हो गए, पैसेज हो गए, ठीक है, वेन्स हो गए, आर्टरी हो गए, लिम्फेटिक डक्ट हो गए, न्यूट्रिएंट वेसल्स और कैपिलरी, ट्यूबुलर कॉर्ड कैनल और नर्व चैनल, पैसेज ट्रैक पाथवे हो गए, ओपनिंग एपरेटस हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एपरेटस और पैसेज ऑफ द बॉडी साइड स्पेस रिसॉर्ट, ठीक है, विजुअल एंड नॉन विजुअल एम्प्टी स्पेस इन द टिश्यू एंड द सेल्स, ठीक है। और क्या बताया गया? शरीर की धातुओं के अवकाशों में दिखाई पड़ने वाले अथवा नहीं दिखाई पड़ने वाले को नाम क्या है? स्रोतस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया? इनकी संख्या। तो आचार्य चरक के अनुसार स्रोतों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या स्रोतों की संख्या 11 × 2 जो कि होती है 22 होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिमूल, ठीक है, मुख स्रोतों की संख्या 9 पुरुषों में और 12 स्त्रियों में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्रोतों के भेद या प्रकार, ठीक है, शाखा और प्रशाखाओं का वर्णन, ठीक है। सबसे पहले क्या आचार्य चरक के अनुसार 13 भेद है, ठीक है। क्या क्या बताया गया? प्राण, उदक, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, श्वेत, ठीक है। ये सारे क्या बताया गया आपके आचार्य चरक द्वारा स्रोतों का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आचार्य सुश्रुत के द्वारा क्या है? 11 भेद है, प्रत्येक 2-2 स्रोतस होते हैं, ठीक है। अतः 11 × 2 क्या हो गया आपके 22। इन्हें योग वायु स्रोतस भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस,
मेद मूत्र पूरी शुक्र आर्तव, ठीक है, क्या शिशु द्वारा वर्णित, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपके हैं, आचार्य वाकपट के अनुसार क्या है, दो वेद होते हैं, कौन कौन से, एक दृश्य, ठीक है, या बाह्य या अदृश्य या अभ्यंतर, ठीक है। अर्थात क्या है, बताया गया जो चर्म चक्षु या आई से देखे जाते हैं उन्हें बाह्य या बहिर्मुख स्रोतस कहते हैं। पुरुषों में कितने होते हैं, 9 होते हैं, स्त्रियों में कितने होते हैं, 9 और 3 क्या होते हैं, 12। अदृश्य क्या है, जो चर्म चक्षु दिखाई नहीं देते, ये वीक्षण यंत्र या माइक्रोस्कोप से दिखने वाले या न दिखने वाले होते हैं, जिनका अस्तित्व कर्म द्वारा स्पष्ट होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अदृष्ट अभ्यंतर श्रोत्र। अभ्यंतर सूत्र 13 जो आचार्य चरक ने माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टीचिंग क्या बताया गया, आचार्य सुश्रुत के द्वारा वर्णित मुख्य स्रोत श्रवण नयनम वंदनम, ठीक है, वदनम ग्रानम गुदम मेंद्रानी नव श्रोतांसी नारानम, ठीक है, बहुमुखानी, अतः ये इतान्वे श्रियानाम अपारणी च वहिनी द्वे स्तनयो अधस्ताद रक्तवर्णम वाम च, ठीक है। तो क्या बताया गया, पुरुषों में बहिमुख स्रोत 9 होते हैं, कान, आंख, मुख, नसा, गुद, मेंढर, ठीक है। तो कान 2 हो गया, आंख 2 हो गए, मुख 1 हो गया, नासा 2 हो गए, गुद 1 हो गया और मेंढर 1 हो गया, टोटल कितने हो गया, 9 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्त्रियों में बहिमुख स्रोतस क्या हो गया आपके, 9 और 3, ठीक है, 12, ठीक है, 2 स्तन, ठीक है, आर्तव, ठीक है, क्या हो गए, रजो व स्रोतस, तो 9 पहले से थे, 2 आपके स्तन हो गए और 1 आर्तव, तो टोटल कितने हो गए आपके, 12 हो गए, ठीक है। तो पुरुषों में 9, स्त्रियों में 12, ठीक है। तो ये टेबल है आपका, ठीक है, ये टेबल आप लोगों ने क्रिया शरीर में भी देखा होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या है, प्राणवायु होता है स्थान चरक के द्वारा और सुश्रुत के द्वारा। चरक ने क्या बताया, हृदय और मास होता है, सुश्रुत ने बताया हृदय और रसवाहिनी धमनियां, ठीक है, या प्राणवाहिनी धमनियां। सेकंड है उदक वश होता है, तालु और क्लोम दोनों ने बताया। थर्ड क्या, अन्न वश होता है, जो कि आमाशय और वाम पार्श्व, ठीक है, सुश्रुत ने बताया आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां, ठीक है। फोर्थ आपका रस वश होता है, हृदय और दस धमनियां, सुश्रुत ने बताया हृदय और रसवाहिनी धमनियां। पांचवा रक्त वश होता है, चरक ने बताया यकृत और प्लिया, सुश्रुत ने बताया यकृत, प्लिया और रक्तवाहिनी धमनियां, ठीक है। छठा आपका मांस वश होता है, स्नायु और त्वक, आचार्य चरक ने बताया स्नायु, त्वक और रक्तवाहिनी धमनियां, आचार्य सुश्रुत ने बताया। सातवां आपका मेद वश होता है, वृक्क और वपावन या वसा, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बताया विको और कटी, ठीक है। आठवां आपका अस्थि वश होता है, मेद और जंगम, आचार्य चरक ने बताया, सुश्रुत ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, इसको माना नहीं। नेक्स्ट आपका मज्जा वश होता है, जिसको अस्थि और संधि है, ठीक है, ये आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने भी इसको फिर नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट आपका 10वां शुक्र वश होता है, वृंक्षण और शेष या मुक्त इंद्रिय, ठीक है, और इस आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, वृक्षणों और स्तनों। मूत्रवश होता है, ठीक है, बस्ती और फंक्शन, आचार्य चरक, बस्ती और मेंढ, आचार्य सुश्रुत। पुरुषवश होता है, पक्वाशय और स्थूल गुद, आपके आचार्य चरक, पक्वाशय और गुद, आचार्य सुश्रुत। नेक्स्ट आपका श्वेत व मेद और लोमकूप, ठीक है, या रोमकूप, आचार्य चरक और सुश्रुत ने माना ही नहीं, ठीक है। 14 आपका चरक ने नहीं माना है और आचार्य सुश्रुत ने बोला गर्भाशय और आर्तवाही धमनियां, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके टोटल स्रोतों की संख्या, ठीक है, और उनके स्थान दोनों आचार्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, आचार्य चरक और सुश्रुत का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। श्रोत आचार्य चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस माने, जिनके मूल बताए, आर्तव व स्रोतस का मूल नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आचार्य सुश्रुत ने 11 प्रकार के स्रोतस माने, इन्होंने अस्थि, मज्जा और श्वेद को नहीं माना है और आर्तव स्रोतस अतिरिक्त माना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्रोतसों के सामान्य कार्य क्या बताया गया है, ये देख लेते हैं। श्रवणा श्रोतांसी के अनुसार स्रोतसों का कार्य श्रवण या गति करना है, ठीक है। सर्वे ही भावा पुरुषे नानेन श्रोतांसी विनिर वर्तनेन, ठीक है। शरीर के सभी भावों की उत्पत्ति स्रोतसों से द्वारा होती है। स्रोतस परिमाण प्राप्त धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करते हैं, शरीर तक भावों का पोषण करते हैं जिससे वे क्षीण नहीं होते हैं। स्रोतस की प्रकृति रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक है। मलों का वहन कर उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। स्रोतस विषयों अर्थात संज्ञाओं के वेगों का वहन कर शरीर को अनुग्रहित करते हैं, ठीक है। आधुनिक दृष्टि से हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ग्रहण करना या टू स्टोर, ठीक है, श्रवण करना टू सीक्रेट, शोषण करना या टू एब्सॉर्ब, वहन करना टू कैरी, निःसरण करना टू एलिमिनेट, पाचन करना टू डाइजेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्रोतों की दृष्टि के समान हेतु, ठीक है। तो सारे स्रोतों की दृष्टि से समान हेतु है, व्यवहार विहार दोषों के गुणों से के समान हो अर्थात उन्हें बढ़ाने वाला हो, और धातु के विगुण अर्थात विरोध करने वाला हो, वे सभी आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका है स्रोतों की दृष्टि के सामान्य लक्षण क्या बताया गया है, धातु का अधिक निकलना या बिल्कुल रुक जाना, शिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, धातु का विमार्गमन हो जाना, ये सभी क्या है स्रोत दृष्टि के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट किस्म क्या है, शरीर के स्रोतों के महत्व का वर्णन या स्रोतों का महत्व, ठीक है, क्या बताया गया है। स्रोतों का महत्व निम्न प्रकार है, प्राकृतिक शरीर में या फिजियोलॉजी, विकृत शरीर में पैथोलॉजी, चिकित्सा में या मूल स्थान के अनुसार, औषध कार्य में स्रोतों के अनुसार अर्थात सिस्टम के अनुसार, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। आइए सबसे पहला क्या है, प्राकृतिक शरीर। स्रोतों शरीर में वाहिनियां या चैनल्स हैं, ठीक है। प्रत्येक धातु की प्राकृतिक क्षय वृद्धि है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इन्हीं स्रोतों द्वारा संपन्न होती है। यदि स्रोतों में वहन कार्य सुचारू रूप से चलता है तो शरीर की प्राकृतिक वृद्धि में भाग लेने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाएं अच्छी तरह चलती है। अतः शरीर की प्राकृतिक या फिजियोलॉजी को समझने में स्रोतों का अत्यधिक महत्व आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, वैकृत शरीर में, ठीक है, क्या बोला गया, कोई भी विकृति स्रोतों की दृष्टि के बिना संभव नहीं है। इन स्रोतों में दोष धातु एवं मलों का वहन रुक जाने से, अत्याधिक हो जाने से, अल्प हो जाने से, बीमार गमन से अथवा वाहिनी में ग्रंथि पड़ जाने से विकृति देखी जाती है, ठीक है। आधुनिकों के पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे डिजनरेशन, हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी आदि इन स्रोतों द्वारा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं चिकित्सा में क्या बताया गया, प्रत्येक स्रोतों का मूल स्थान है जिसके द्वारा उनका नियंत्रण होता है। स्रोतों में होने वाले रोग अंत में अपने मूल स्थान को ग्रस्त करने लगते हैं, ठीक है। अतः चिकित्सा करने समय इसके मूल स्थानों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या आपका औषध कार्य में, ठीक है, क्या बताया गया है, आधुनिक के शरीर में भिन्न भिन्न सिस्टम में बांटकर औषधियों का प्रभाव लिखा गया। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी शरीर के स्रोतों में बांटकर औषधियों का प्रभाव या कार्य लिखा गया। इस प्रकार यह सिद्ध है कि स्रोतस यदि अविकृत रहे तो दोष धातु मल की पुष्टि सम्यक होती है और इनका साम्य बना रहता है, ठीक है। यदि विकृत हो जाए तो शरीर में विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है।
सो विद दिस अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है, तो आपके सबसे पहले जो कोष्ठ एवं आश्चर्य शरीर कंप्लीट कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने कला शरीर देखा है, ठीक है। उसके बाद आपके त्वचा शरीर देखा है, ठीक है। फिर इंद्रिय शरीर देख लिया है, ठीक है। फिर आपके शिरा शरीर देखा है, ठीक है। फिर धमनी शरीर देख लिया, और सेवंथ आपका देख लिया है श्रोत्र शरीर, ठीक है। तो आपका बस एक चैप्टर बचा है जो कि आपका है मर्म शरीर, ठीक है। मर्म शरीर लॉन्ग होने से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने से तो वन शॉट में नहीं कवर किया गया है, ठीक है। इसको अलग से एक वीडियो में डिटेल वीडियो में कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली आपका पूरा क्या कहते हैं आयुर्वेद पार्ट रचना शरीर का कंप्लीट होता है, ठीक है। एक वन शॉट रिवीजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना अगर देख लेंगे, ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट ये बहुत है इतना, ठीक है, एक रिवीजन टाइप में। और जो क्वेश्चन इससे बनेंगे ये इसी से बनेंगे, ठीक है। सो विद दिस ये वीडियो आज यहीं एंड करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉडर्न का भी कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो या अलग से उस पर वीडियो बने, ठीक है, हर एक टॉपिक पे या इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है उस पर एक वीडियो बना जाए दी जाए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर यदि कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, या उसमें टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग नोट्स अगर आपको चाहिए रहेंगे तो उसकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो फिर चलते हैं वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ।